घटना घटी है, सीधे उस पर चलते हैं। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला हुआ है और शायद उनकी हम कंफर्म नहीं है अभी इस बारे में, लेकिन शायद उस जीप पर भी हमला हुआ है जो इन अमरनाथ यात्रियों को प्रोटेक्शन दे रही थी। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी अनंतनाग से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो फीड है ये अनंतनाग की है जहां पर हमला हुआ है, सेना की गाड़ियों का मूवमेंट चल रहा है और जो हमको जानकारी अभी तक मिल पाई है कि आतंकी हमले में 6 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई है। 2 की मौत की खबर पहले आई थी और 4 की मौत की खबर बाद में। ये देर रात की तस्वीरें हैं, देर रात ये हुआ था और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अनंतनाग से हैं। हम सीधे आपको बताएंगे, अजय जांडियाल हमारे सहयोगी बताएंगे कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। अजय हमारे साथ थ्रू हैं। अजय, ये जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं हमें, ये कहाँ की तस्वीरें हैं और क्या खबर मिल पा रही है अभी ग्राउंड जीरो से? दीपक जी, आपको बता दूं कि इस वक्त जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक एक तो वहां पूरा कॉर्डन लगा दिया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों की मौजूदगी पहले से थी, मगर उसके बावजूद अतिरिक्त सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट वहां पे जो है वो भेजी गई है ताकि आतंकी जो है कोई और डैमेज ना कर सके और दूसरी चीज के आतंकियों को वहां से कहीं ना कहीं कॉर्डन लगाकर उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। मगर जो जानकारियां मिल रही है बड़ी दुखद है। जो सूचना है सोर्सेज से जो खबर मिल रही है, लगभग 6 से 7 यात्री जो है इस आतंकी हमले में उनकी मौत की आशंका जताई जा रही है और कुछ और जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताऊं, जानकारी ये है कि ये बस जो है कॉन्वॉय में जो रूटीन में कॉन्वॉय अमरनाथ यात्रा की जाती है, जो पहलगाम से जम्मू और जम्मू से पहलगाम के लिए जाती है, वो कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली जाती है। पहले से हिदायतें थी कि इनको पूरी सुरक्षा के बीच ले जाया जाए और इसीलिए प्रशासन ने एडवाइजरी निकाली थी कि यात्री जो है उसी में ट्रैवल करें। मगर ये जो बस है ये अकेले वहां से निकली थी और उसी वजह से इसको आतंकियों ने निशाना बनाया है। खबर ये भी मिल रही है कि इसमें एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर लगभग 8:30 बजे के करीब इस यात्री बस पे जो है हमला किया है, जिसमें ऑन स्पॉट जो है 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद कई लोग जख्मी थे और उसके तुरंत बाद हालांकि वहां पे सुरक्षा बलों को भेजा गया उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, मगर जो गंभीर रूप से घायल थे उनका बताया जा रहा है कि शायद उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि प्राथमिकता वहां से लोगों को, यात्री जो वहां पे इंजर्ड हैं, जो वहां फंसे हुए हैं, उनको निकालने की है। हिदायतन इस पूरे इलाके में अगर बात करें तो इस वक्त पूरी यात्रा जो यात्री बसेस जो चलती हैं उनको जहां जहां वो थी वहां पे रोक दिया गया है ताकि जो बाकी किसी भी यात्रा की गाड़ी को जो है आतंकी अगर उस इलाके में छुपे हैं वो निशाना ना बना सकें। ठीक है अजय, ये बताइए कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन कहां था जहां पर यह हमला हुई? अनंतनाग जिले में किस तरफ के दौरान या अनंतनाग के बिल्कुल पास? देखिए, ये आपको बता दूं, ये बनिहाल से 2 रूट अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं। एक जो पहलगाम वाला रूट है जो अनंतनाग से होकर पहलगाम जाता है और दूसरा बालटाल जो श्रीनगर से होता हुआ गांदरबल से निकलता है। मगर ये जो इलाका पड़ता है ये खन्नाबल के ठीक पास का बतिंगू इलाका पड़ता है जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है और लगभग आपको बता दूं 8:15 से 8:30 बजे का वक्त था और उसी दौरान आतंकियों ने जो है मीर बाजार का बालटाल ये जो इलाका पड़ता है वहां पर इसमें आपको बता दूं हमला किया है और इसमें 2 लोग जो हैं, 2 यात्री जो है ऑन स्पॉट उनकी मौत की खबर है। कई लोग, क्योंकि बस आपको बता दूं ये यात्री बस जो है ये बताई जा रही है कि शायद ये गुजरात की थी और ये बस जो होती है सुरक्षा के लिहाज से गोलियों का सामना नहीं कर सकती और इसी वजह से यात्रियों पे जब अंधाधुंध फायरिंग हुई इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं अब वहां से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल अनंतनाग जो पड़ता है वहां पर लाया जा रहा है। ठीक है, अनंतनाग हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। अब एक बार फिर से अगर आप अपडेट लें तो अब क्या बुरी खबर आ रही है? कितने तीर्थयात्री इसमें मारे गए हैं, दुखद मौत हुई है उनकी, और कितने जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, पुलिस के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के? देखिए दीपक जी, मैं एक बार अपने फिर दर्शकों को बता दूं, अमरनाथ यात्रा की ये जो बस है ये पहलगाम रूट पे चल रही थी और इसे लगभग 8:15 से 8:30 बजे के बीच जो है आतंकियों ने निशाना बनाया है, जिसमें 2 यात्री जो है ऑन स्पॉट उनकी डेथ हुई है और कई लोग जख्मी थे, जिसमें से शायद 4 से 5 लोग जो है आपको बता दूं उनकी बताया जा रहा है कि उनकी और मौत हुई है। उसके बाद एक जो पुलिस का कांस्टेबल वहां पे, क्योंकि पूरे रास्ते पे अमरनाथ यात्रा का जो ट्रैक है आपको बता दूं, चाहे वो पहलगाम का हो या बालटाल का, इस पूरे रास्ते पर लगभग 40 से 45 हजार सुरक्षा बलों
बलों की तैनाती की गई है, डिफरेंट एजेंसीज के वो तैनात थे। और इसी दौरान जब आतंकियों ने हमला किया है उसमें एक पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है कि जख्मी है। उसके बाद जो है आतंकी शायद वहां से भाग निकले हैं या वहां से कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर उस पूरे इलाके को कॉर्डन करने की कोशिश की गई है। और आपको बता दूं ये जो यात्री हैं इनको वहां से, क्योंकि सबसे नजदीक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है वो अनंतनाग का है, वहां पहुंचाने की कवायद जारी है। जो यात्री हैं वो अभी तक हॉस्पिटल पहुंचे हैं ये बताया जा रहा है, और बाकियों को भी कहीं ना कहीं रेस्क्यू करके पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये इलाका जो है आपको बताऊं वहां पर अतिरिक्त फोर्स जो है वो भेजी गई है ताकि पूरे इलाके को कॉर्डन किया जाए, और अगर आतंकी वहां पर हैं और उनको ढूंढ निकाला जाए और उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सभी हमारे रिपोर्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़ गए हैं। सुमित डिफेंस कवर करते हैं, और सुमित ने और राकेश सिंह हमारे ब्यूरो चीफ है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कवर करते हैं, उन दोनों ने जानकारी दी थी कि कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला करना प्लान कर रहे हैं। सुमित, इस पूरी जानकारी के चलते डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से अमरनाथ यात्रा के लिए क्या क्या तैयारियां की थी? देखिए दीपक जी, खासतौर पर जो डेट थी 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि इसी के बीच जो है आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि 8 तारीख को जो आतंकी था बुरहानवादी उसकी मौत की 1 साल होने जा रहे थे। इसके अलावा 13 तारीख के बीच में कहीं ना कहीं बड़े हमले करने की कोशिश की जा रही थी, और ये भी बताया जा रहा था कि आर्मी इनपुट्स को कि ये खासतौर पर अमरनाथ यात्रियों को ही टारगेट करना चाह रहे हैं, और यही वजह थी कि अमरनाथ यात्रा को है पूरी सुरक्षा के बिना कि उसमें लेकर जाया जा रहा था। और ये अभी जो जानकारी मिल रही है कि ये बस जो थी वो किसी इंफॉर्मेशन के बिना, हालांकि ये भूल की गई है बस यात्रियों के द्वारा कि किसी सिक्योरिटी फोर्सेस और श्राइन बोर्ड की इजाजत के बिना ये रात को मूव किए, यही वजह है कि आतंकियों के टारगेट में ये लोग आ गए। और अभी जो जानकारी ये भी मिल रही है कि करीबन जो 40 और 40 और 19 बटालियन जो है सीआरपीएफ की उसको मूव किया गया है। इसके अलावा कई और सुरक्षा बलों को भी वहां से मूव किया गया है, कॉर्डन कर दिया गया है पूरा इलाका। और अभी जो जानकारी है ये कि करीबन 4 से 5 हो सकता है कि जो यात्री है जिनकी इसमें मौत हुई हो। और ये जो बस थी ये गुजरात रजिस्टर्ड बस है, यानी गुजरात की बस है, और माना जा रहा है कि करीबन इसमें जो लोग थे उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये सभी जो है अमरनाथ यात्रा के लिए निकले थे। तो अभी ये जानकारी है दीपक जी। सुमित, डिफेंस वालों ने क्या तैयारी की थी, इसके साथ साथ मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से डिफेंस मिनिस्ट्री इस पूरे के पूरे सिचुएशन पे नजर रखती है, क्योंकि आर्मी इंटेलिजेंस काफी हद तक पूरे के पूरे इलाके पर नजर रखती है, चौकस नजर रखती है। तो फिर ये कैसे हुआ? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो क्योंकि पिछले साल के मुकाबले या पहले सालों के मुकाबले आर्मी ने ज्यादा जो आर्मी की जो सोल्जर्स की तैनाती की थी, 5 बटालियन जो थी आर्मी की वो खास तौर पर लगाई गई थी। और जो ज्यादा था वो था साउथ कश्मीर के इलाकों के अंदर, यानी साउथ कश्मीर के उन इलाकों में जहां पर खतरनाक, जहां से निकलते वक्त ज्यादा खतरा था, उनमें ज्यादातर आर्मी ने पूरी की पूरा लगाया था। यही वजह है कि ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी कि आप रात में नहीं निकलेंगे, और सभी जो बसेस निकलेंगी या गाड़ियां निकलेंगी उनको रजिस्टर्ड कराना होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और श्राइन बोर्ड के साथ, ताकि उनको पूरा कॉन्वॉय मिल सके, वो इसमें चल सके। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बस ने शायद उस चेतावनी को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। यही वजह है कि आतंकियों ने इस पूरी बस को, जो क्योंकि रात के समय करीबन 8:30 बजे ये बस आगे मूव कर रही थी, तो इसको टारगेट किया गया। लेकिन अभी दीपक जी, क्योंकि आर्मी की तरफ से पूरी तरीके से इन इलाकों के अंदर जहां जहां इनपुट था वहां पर खासतौर पर जो तैयारियां थी वो पूरी कर दी गई थी। लेकिन 8 तारीख से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि 8 तारीख से और 13 तारीख के बीच स्पेसिफिक इनपुट था कि अमरनाथ यात्रा को ही टारगेट किया जाएगा। ठीक है सुमित, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अजय, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम सीधे चलेंगे अपने सहयोगी राकेश सिंह के पास। लेकिन उससे पहले चलते हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता के पास, जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट है। अनिल जी, ये जो आतंकवादियों के जो बुरे मकसद हैं वो फैलाने की कोशिश करते हैं, और कई मामलों में आतंकी जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े। हम जानते हैं अमरनाथ यात्रा को कश्मीरी लोग अपने दिल से चलाते हैं, लेकिन फिर भी 8 से 13 तक के स्पेसिफिक इनपुट होने के बावजूद आपको क्या लगता है कैसे कर ली आतंकवादियों ने इतनी बड़ी वारदात? देखिए, कहीं ना कहीं तो चूक जरूर हुई है, चाहे आप इसे इंटेलिजेंस फेलियर कहें या फिर सिक्योरिटी ग्रिड में कमजोरी करें, क्योंकि
इतनी ज्यादा फौज लगाने के बावजूद भी अगर ये हरकत हो जाती है तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। जैसे अभी कहा जा रहा था कि शायद ये जो गाड़ी है ये कॉन्वॉय में नहीं आई है और बिना कॉन्वॉय के आई है, हो सकता है इस वक्त रोड ओपनिंग पार्टी जो है वो उठ गई हो। तो अभी तो जब तक पूरी खबर नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी कोशिश कर रहा था जब से कल से लेके अगले एक हफ्ते तक उन्होंने जो बुरहान वानी का जो मौत हुई है उसके ऊपर बवाल खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, और अभी उनको ये मौका मिल गया है। और मुझे लगता है कि इससे हालात थोड़ा बिगड़ेंगे ही, क्योंकि ये इतनी आसानी से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी और इनको धर पकड़ने की जो मुहिम है वो तेज हो जाएगी और उससे और ज्यादा माहौल जो है वो बिगड़ेगा। ठीक है, धर पकड़ने की मुहिम तेज होगी, लेकिन आतंकवादियों ने एक नापाक कार्रवाई की है। इसी पर और जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आरिफ बिलाल के पास। आरिफ, क्या जानकारी आई है अब तक आपको इस हमले के बारे में? किस तरह हुआ है हमला? देखिए, ये मानी जाती है कि ये एक आइसोलेटेड गाड़ी थी, ये कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं थी और ये गाड़ी रजिस्टर्ड भी नहीं है, क्योंकि आपको ये जानकारी होगी कि यात्रियों को यहाँ आने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, लेकिन माना जाता है कि ये गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं थी। और ये तकरीबन 8:20 पे पहले एक पुलिस पार्टी पे हमला हुआ और उसके तुरंत बाद माना जाता है कि ये जो गाड़ी ये जो मुठभेड़ शुरू हुई आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच में, उसकी जद में ये गाड़ी आ गई और इसी वजह से इसमें इतनी ज्यादा जो है संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं उनमें से फिर बाद में 6 की मौत हो गई। पहले 2 की खबर आई थी, लेकिन चूंकि काफी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे तो उसमें टोटल अब 6 लोगों की मौत हो गई है और कई एक जख्मी भी है। कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी है जिनको पास के सब डिविजनल हॉस्पिटल अनंतनाग में शिफ्ट किया गया है। वहां पे ज्यादा गंभीर रूप से जो घायल लोग हैं उनको श्रीनगर शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल पूरे इलाके की नाकाबंदी सिक्योरिटी फोर्स ने कर ली है और एक मैसिव ऑपरेशन वहां पे शुरू किया गया है ताकि उन लोगों को दर्द पहुंचा जाए जो इस हमले में शामिल हो सकते हैं। सुमित और अजय, आपसे एक एक करके जानना चाहूंगा कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे आतंकी संगठन थे जिनके ऊपर लग रहा था, जिनके ऊपर सेना और इंटेलिजेंस एजेंसीज को शक था, राज्य की और केंद्र की? ये अभी की तस्वीर है। मैं अजय को इससे जवाब लूं और उसके बाद सुमित से मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्वॉय आपको दिखाई दे रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियों के, ये अभी की तस्वीर है। हमको अनंतनाग से ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये पुलिस की और आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो सुरक्षा के लिए लगती हैं। ये आप ताजा तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है एरिया को, और ये शायद आप वो जगह देख रहे हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैनाती अब वहां पर हो गई है, किस तरह से जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं, क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला अगर इस तरह की कोई अनफॉर्चुनेट वारदात हो जाए तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है स्थानीय प्रशासन की, मिलिट्री की और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है कि वो सबसे पहले लोगों को राहत दे, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बेहद अच्छा होता है, उनको अस्पताल तक पहुंचाए और उनको जितनी जल्दी मेडिकल एड मिल सके मिले। तो अभी जो स्थानीय प्रशासन है वो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा है, वो यही कह रहा है कि हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ की प्राथमिकता है, और वाकई यही प्राथमिकता किसी राज्य सरकार की या किसी सेंट्रल या स्टेट एजेंसी की होना चाहिए। तो अजय, सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से आतंकी संगठन थे जिसकी तरफ उंगलियां उठ रही थी कि ये लोग इसके पीछे शामिल हो सकते हैं? देखिए दीपक जी, अभी जो इनिशियल जानकारी मिल रही है वो एलईटी की मिल रही है कि लश्कर तौयबा ने ये किया है। मैं आपको एक और बता दूं कि लगातार साउथ कश्मीर के इलाके में जब आर्मी और खासतौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो ऑपरेशन चलाए थे जिसमें हिजबुल का है कि कई बड़े आतंकियों को न सिर्फ इनकाउंटर में मार गिराया था बल्कि उनकी कमर तोड़ दी थी, क्योंकि कई आतंकी मार गिराए हैं। क्योंकि लगातार जो अपने आप को बड़ा आतंकी करने के लिए या फिर जो बड़ा चेहरा था उसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहीं ना कहीं इनकाउंटर में मार गिराया। यही वजह से कि कहा जा रहा था कि एलईटी और हिजबुल मुजाहिदीन खास तौर पर मिलकर कोई ज्वाइंट ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि हिजबुल के कमजोर होने से साउथ कश्मीर में काफी हद तक जो है वो आतंकियों की घुसपैठ या फिर उनकी मूवमेंट को विराम लग गया था। लेकिन माना जा रहा था कि 8 जुलाई से और 13 जुलाई के बीच जो है ये ज्वाइंट ऑपरेशन करने वाले हैं और इनका मेन टारगेट अमरनाथ यात्रा ही होगी, क्योंकि इनको लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जिस तरीके से हैंडल कर रही थी उसको लेकर इनके अंदर एक बौखलाहट भी थी। लेकिन
यही वजह थी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो इस बात की क्लियर दिया था कि कोई भी मूवमेंट जो होगा विदाउट कॉन्वॉय नहीं होगा, जितनी भी बसेस होंगी सब रजिस्टर्ड होंगी और सभी बसेस की मूवमेंट डे लाइट में की जाएगी, यानी जो रोशनी के बिना, यानी शाम से पहले पहले सभी की मूवमेंट हो जाएगी ताकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, क्योंकि आतंकी अक्सर रात का सहारा, अंधेरे का सहारा लेकर ही छुप कर हमला करते हैं। यही वजह थी कि जो सारी मूवमेंट थी वो सुबह ही की जा रही थी, लेकिन इस बस के बारे में खासतौर पर यही कहा जा रहा है कि इसने मूवमेंट जो है, क्योंकि जो रात के समय की करीबन 8:20 पे इस पर हमला किया गया, यही वजह थी कि आतंकियों ने जो था वो खासतौर पर अंधेरे का फायदा उठाकर इस इंडिविजुअल, क्योंकि ये बस अकेले ही मूव कर गई थी, विदाउट रजिस्ट्रेशन थी, इसलिए इसको टारगेट कर लिया गया। ठीक है, विदाउट रजिस्ट्रेशन। ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। मैं आउटपुट को कहूंगा कि कृपया इनको जरा संभल कर दिखाएं। ये बता दूं कि ये कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। ये अनंतनाग हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं और ऐसी तस्वीरें दिखाएं जो लोगों को विचलित ना करें, भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। तो ये कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी है इनको दिखाना। ये तस्वीरें हैं अस्पताल की, जहां पर स्थानीय लोग, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज, जहां पर मेडिकल एड सब जुट चुके हैं और पूरी मेहनत के साथ वो यात्रियों को बचा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। अभी तक की जो खबर है वो ये खबर ये है कि ये जो है ये हमला 8:20 के आसपास हुआ, अनंतनाग जिले के अंदर हमला हुआ है। ये एक ऐसी बस थी जो श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी। दरअसल हम आपको प्रोसेस बता दें, प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई जो बस होती है, जब भी कोई बस अमरनाथ यात्रा पर जाती है तो उसको एडवाइजरी दी जाती है, MHA की तरफ से दी जाती है, श्राइन बोर्ड की तरफ से दी जाती है कि आप कृपया अपना रजिस्ट्रेशन कराकर चलें। तो रजिस्ट्रेशन करवाकर ये चली जाती हैं, लेकिन अपेरेंटली इस बस के बारे में जानकारी नहीं थी। शायद ये बिना कॉन्वॉय की थी। शुरुआती जानकारी ये निकल कर आ रही है। तो ये हॉस्पिटल की तस्वीरें दे सकते हैं, कुछ तस्वीर आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये आतंकवादियों के जो नापाक मंसूबे जिनमें आज वो कामयाब हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरा भरोसा है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, अस्पताल की तस्वीरें हैं और अस्पताल में किस तरह से तीमारदारी चल रही है लोगों की, इसकी तस्वीरें हैं। हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमसे जुड़ गए हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ये खबर ब्रेक की थी, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में ही चली थी कि किस तरह से आतंकवादी हमला कर सकते हैं अमरनाथ यात्रा पर और क्या उनके मंसूबे हैं, ये खबर बताई थी। राकेश, अब क्या हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, अब क्या कुछ चल रहा है? देखिए दीपक जी, आईबी के पास बेसिक इनपुट थे, उसके मुताबिक बुरहान वानी के बरसी पर 8 से 13 जुलाई के बीच आतंकी जो है बड़े हमले करने के फिराक में थे। करीब 1 दर्जन जो है आतंकियों की बातचीत को रिकॉर्ड किया गया था, इंटरसेप्ट किया गया था और इस बाबत सभी सुरक्षा एजेंसियों की जो कि अमरनाथ यात्रा में तैनात है, वहां पर उनको SOS भेजा गया था और साफ तौर पे कहा गया था कि पूरी तौर पर सुरक्षा चाक चौबंद किया जाए। लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने भरमाया, क्योंकि इस तरह की साफ आईबी के पास सूचना थी कि पहले जो है अमरनाथ यात्रियों पर अटैक करने से पहले सुरक्षा बलों पर हमला होगा और उसके बाद जो है आतंकी जो यात्रा कर रहे, जो कि बस में यात्रा कर रहे जो अमरनाथ यात्री हैं, उन पर हमला किया जाए और किया जाएगा। उसी के साथ वही जो है मोडस ऑपरेंडी जो है आतंकियों ने अपनाया है। तो ये साफ तौर पर है कि आईबी के पास स्पेसिफिक इनपुट था कि अमरनाथ यात्री को टारगेट किया जाएगा और उसी के साथ ये टारगेट किया गया है। तो 1 दर्जन पिछले अगर 1 हफ्ते की बात किया जाए दीपक जी, तो 1 हफ्ते के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा जो है इंटरसेप्ट पकड़ा गया है। ठीक है, लेकिन राकेश
अब होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज से क्या कहना है, क्योंकि जो सोर्सेज हमारे जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, और अभी तक जिनसे बात हो पाई है उनके पास एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो क्या होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज ये एग्जैक्ट जानकारी दे रहे हैं कि वाकई में वहां पर हुआ क्या था? क्या ये बस अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी? क्या ये बस बिना मिलिट्री कॉन्वॉय के जा रही थी? और आतंकी इतनी कड़ी सुरक्षा में अगर मिलिट्री कॉन्वॉय आगे पीछे थे तो उनको भेद करने में कैसे सफल हुए? क्या जानकारी दे रहा है होम मिनिस्ट्री? देखिए, जो गृह मंत्रालय के पास शुरुआती जो जानकारी मिली है, गृह मंत्रालय के आला अधिकारी से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं था यह बस, और ऐसे में सुरक्षा बलों पर पहले हमला किया गया, उसके बाद बस पर हमला किया गया है। ये शुरुआती इंफॉर्मेशन जो है गृह मंत्रालय के पास पहुंची है, और खास बात यह है कि गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर जो केंद्रीय गृह सचिव हैं, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और होम सेक्रेटरी से उन्होंने बातचीत की है। डीजीपी और होम सेक्रेटरी से बातचीत की। हम आपके पास फिर लौटेंगे राकेश, आप जानकारी लेते रहिए। आप चाहे तो फोन लाइन कट कर सकते हैं और हम 5 मिनट बाद आपके पास फिर से आ सकते हैं, 10 मिनट बाद आप पे फिर से आ सकते हैं। खबरों की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं, राकेश सिंह जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जुड़े हुए हैं, और आरिश बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये 4 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल टुनाइट विद दीपक चौरसिया में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको बता दूं कि कैटरीना और रणवीर का जो इंटरव्यू था नए हालात में हम आपको नहीं दिखाएंगे, कल हम उसको दिखाएंगे, वक्त आपको सुबह बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर पर बने रहेंगे, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला हुआ है। लगभग 8 अमरनाथ यात्री मारे गए हैं, ऐसी अपुष्ट खबर आ रही है। पुष्ट नहीं कर सकते कि वो 8 हैं या 7 हैं या 6 हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है वो कम से कम 6 और अधिक से अधिक 8 लोग इस हमले के अंदर मारे गए हैं। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, इसी खबर पर बने रहेंगे। हमारे चारों सहयोगी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से, होम मिनिस्ट्री को कवर करते हुए और डिफेंस मिनिस्टर को कवर करते हुए। फिलहाल एक ब्रेक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हम आपको एक इंटरव्यू दिखाने वाले थे कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर का, जो हम अब नहीं दिखाएंगे, वह हम आपको कल दिखाएंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस जो यात्रा से लौट रही थी, अभी तक ये खबर है, उन पर आतंकियों ने हमला किया है। ये हमला लगभग 55 किलोमीटर दूर हुआ है श्रीनगर से, अनंतनाग के पास हुआ है, अनंतनाग जिले में हुआ है, और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी और ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट भी मिला था कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर है वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी बेहद कड़े थे, क्योंकि बुरहान वानी की जो एनिवर्सरी थी, जो सो कॉल्ड एनिवर्सरी जिसको वो कह रहे थे, उसको मनाने की चक्कर में थे कुछ लोग, और उससे माहौल बिगड़ सकता था, इसीलिए वो नहीं करने दिया सरकार ने। और उसके बाद उसका बदला लेने के लिए अपेरेंटली ये कहते हैं कि 8 से 13 तक की प्लानिंग आतंकवादियों ने की थी, लेकिन आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हुए हैं, लेकिन वो सामाजिक माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर आ रही है अमरनाथ से कि अनंतनाग से कि अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है। हमले में 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत की खबर आई है, अभी तक जो जानकारी मिली है। हालांकि सरकार ने इसे पुष्ट नहीं किया है, हम सरकारी पुष्टि का भी इंतजार कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे अनंतनाग से, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे अनंतनाग से देख रहे हैं। वहां के जो कॉन्वॉय गुजर रहे हैं उसकी तस्वीरें हैं, वहां पर जो पुलिस के वाहन गुजर रहे हैं उसकी तस्वीरें हैं। हमले के बाद वहां पर पुलिस पार्टी पहुंच चुकी है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, सेना के जवान जो वहां तैनात है, उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त की जानकारी जो है हम वो आपको दे दें। 8:20 पर यह आतंकी हमला हुआ। हमले में एक बस को निशाना बनाया जो शायद अमरनाथ यात्रा करके वापस लौट रही थी, ये भी जानकारी हमको मिली है। और जैसा कि इन बसों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि ये श्राइन बोर्ड में रजिस्टर हो, ऐसी बस ये मालूम पड़ती है जो शायद अमरनाथ श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी, और न ही शायद इनके साथ मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो कॉन्वॉय चलता है वो चला। और हम आपको दूसरी तस्वीरों में बता रहे हैं, ये तस्वीर अस्पताल की है, कुछ तस्वीरें आप
आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हम ये तस्वीरें पूरी कॉशियसली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से अनंतनाग के पास, जो कि 55 किलोमीटर है जगह है श्रीनगर से, वहां पर इस आतंकी हमले को किया गया, आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। हमारे कई सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे डिफेंस करेस्पोंडेंट सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि शर्मा हमारे एडिटर क्राइम जुड़े हुए हैं, जो आतंकवाद और इससे जुड़े हुए मसलों पर और कश्मीर पर बड़ी तीखी नजर रखते हैं, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जो हमको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे एक और सहयोगी आरिश बिलाल, जिनकी लोकेशन हम बताना नहीं चाहेंगे। उन तमाम लोगों से इस बात और गवर्नर रूल ही एक रास्ता है जम्मू कश्मीर को उग्रवादियों से बचाने का, कोई रास्ता नहीं है। Yatris was attacked by terrorists, 7 killed and many injured. You know, this is the beginning. Yatra has started, and what the message is not. तो सीधे चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। सबसे पहले हम चलने की कोशिश करते हैं अजय जांडियाल के पास। अजय, क्या अजय मेरे ख्याल से कुछ खबर कलेक्ट कर रहे हैं। आरिश हमारे साथ हैं और शायद राकेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले राकेश के पास चलते हैं। राकेश, साउथ ब्लॉक में एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। एनएसए अजीत डोवाल साहब साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं, डिफेंस के कई सारे अधिकारी साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार का इस पूरे हमले पर क्या कहना है? और आपने ये खबर ब्रीक की थी कि ऐसा आतंकी हमला 8 से 13 के बीच हो सकता है, तो फिर इतनी जानकारी के बाद ये मामला कैसे हो गया, ये चूक कैसे हो गई? साउथ ब्लॉक में अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें आईबी के आला अधिकारी के अलावा सुरक्षा और केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े हुए सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात पर सीधे तौर पर नजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रखते हैं, और ये बैठक अभी चल रही है, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि आगे की रणनीति किस तरह से बनाया जाए, क्योंकि ये आईबी के स्पेसिफिक इनपुट के बाद कि 8 से 13 के बीच अमरनाथ यात्रियों पर बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, उसके बाद इस तरह की घटना ये कहीं न कहीं चिंता का कारण है। और इसी को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब, अजीत डोभाल साहब बैठक कर रहे हैं। लेकिन राकेश, आपसे जानना चाहूंगा कि अनंतनाग में सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था? आपके पास जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से अनंतनाग में क्या हुआ? देखिए, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास जो खबर आई है उसके मुताबिक दीपक जी, ये सुरक्षा बलों पर जो बाइक सवार आतंकी हैं पहले हमला करते हैं, उसके बाद जो बस जो कि गुजरात के नंबर प्लेट का पर वो बस गुजरती है और उस पर जो है आतंकी गोली बरसाते हैं, और ये करीब 8:20 के समय की घटना है। और उसके बाद सीआरपीएफ की 90 बटालियन 40 बटालियन वहां पर तुरंत उनको रवाना किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दीपक जी कि आईबी के स्पेसिफिक इनपुट होने के बाद, क्योंकि मैक के रिपोर्ट के बाद आईबी ने इस पर उच्च स्तरीय बैठक की थी, और उसके बाद इस तरह की घटना होना ये कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है। जबकि 1 दर्जन से ज्यादा जो आईबी ने इंटरसेप्ट किया था, जिसमें सीमा पार से बैठे हुए आतंकी सीधे तौर पर हिजबुल और लश्कर के आतंकियों को निर्देश दे रहे थे कि इस बार टारगेट बड़ा हमला करना है। ठीक है राकेश, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। अगर आप कोई खबर कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप फोन लाइन डिस्कनेक्ट करके हमसे बाद में वापस जुड़ सकते हैं। इस वक्त सीधे चलते हैं अजय जांडियाल, जिन्होंने खबर ब्रेक की थी, जम्मू से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अजय, एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को एक बार फिर से बताएं कि अनंतनाग में 8:20 पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इस बस के साथ मिलिट्री का कॉन्वॉय या जो पैरामिलिट्री फोर्स होती है उनका कॉन्वॉय या जम्मू एंड कश्मीर की बख्तरबंद गाड़ियां क्या नहीं थी? क्योंकि खबर ये आ रही है कि सेना पर भी आतंकी हमला हुआ है इसके साथ। बिल्कुल दीपक जी, आपको बता दूं, जो जानकारी मिल रही है ये बालटाल से वापिस जो है
ये यात्री बस जो है आ रही थी। मीर बाजार का इलाका पड़ता है अनंतनाग में, जहां पर ये आतंकियों ने इस बस को निशाना बनाया है। आपको बताऊं, मेरी थोड़ी देर पहले ही जो एसएसपी रामबन है उनसे बात हुई है। उसके मुताबिक श्रीनगर जाती है, बालटाल और पहलगाम जाती है, वो भी जिन जिन जगहों पर क्योंकि जम्मू से सुबह 4 बजे यात्रा निकलती है और अपनी डेस्टिनेशन पर इनको एज अर्ली एज पॉसिबल इनको पहुंचाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचाया जाता है और वो यात्रा अपनी जगह पहुंच चुकी। तो यात्री श्रीनगर से जम्मू के लिए उसी तरह से निकलते हैं, पूरी कड़ी जो सुरक्षा के बीच उनको भी अपने वापस डेस्टिनेशन पे पहुंचाया गया और ठीक अंधेरे के बाद उनको जो है रोक दिया। यात्री बस थी, ये बस जो है उस कॉन्वॉय में नहीं थी। कई ऐसी बसेस होती हैं, कई ऐसे यात्री होते हैं जो अकेले ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि लगातार ऐसी जो है एडवाइजरी जारी की गई थी कि यात्रा जो भी जाएगी वो हमेशा कॉन्वॉय के साथ चले ताकि किसी भी तरह से वो असुरक्षित फील ना करे, मगर उसके बावजूद भी ये यात्री बस जो है वो वहां से निकली है और ये बस जो है आपको बता दूं ये एक मिनट के लिए अजय आपको रोकूंगा। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ये खबर आई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी जो जम्मू कश्मीर में जो राज्यपाल जी हैं उनसे बात की है, गवर्नर से बात की है और बात करने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है उच्च स्तर पर कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज को बैन कर दिया जाए, क्योंकि जितना भी उकसाऊ मैटर होता है जम्मू कश्मीर में वो एसएमएस के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए पहुंचता है। घाटी के लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, खासकर श्रीनगर में और साउथ कश्मीर में। तो सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि इंटरनेट सेवा को बैन कर दिया गया है और साथ में जम्मू कश्मीर के गवर्नर से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अजय जांडेल के पास। अजय, आप क्या ये बता रहे हैं कि इस बस ने जो सुरक्षा के जो नियम थे या सुरक्षा के जो निर्देश उन्होंने दिए गए थे वो फॉलो नहीं किया, इसीलिए बिना कॉन्वॉय के चल रही थी? क्या ये जानकारी पुख्ता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दीपक जी हमारी बात हुई है पुलिस ऑफिसर जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं उनके मुताबिक तो जम्मू से सुबह 4 बजे यात्रा निकली है, अब वो अपनी डेस्टिनेशन पर जो पहुंच चुकी है। वैसे ही जो यात्रा श्रीनगर से निकलती है, चाहे वो बालटाल हो पहलगाम हो, उसको जो एक एसओपी है उसके मुताबिक अपने अपने ठिकानों जो चाहे अगर वो लेट हो जाती है यात्रा, तो आपको बता दूं कई जगह पर जम्मू से लेकर बालटाल और पहलगाम के बीच जो है लोकेशंस बनाई गई हैं जहां पर जो है इन यात्रियों को रोका जाता है और इसी तरह से ये जो कड़ी सुरक्षा के बीच में वो जो है वो ट्रैवल करते हैं। मगर ये जो बस है ये बताया जा रहा है कि बालटाल में ये लोग यात्री जो है वो दर्शन करने के बाद वापिस निकले हैं और जैसे ही ये मीर बाजार एक इलाका पड़ता है अनंतनाग में, वहां पहुंचे हैं तो इनको जो है बस को आतंकियों ने निशाना बनाया है, जिसमें अब बताया जा रहा है कि 7 से 8 यात्री जो है उनकी मौत की खबर है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो यात्री जो है वो तस्वीर बताए जा रहे हैं। अजय, ये जो तस्वीरों में शोर सुनाई पड़ रहा है हमें ऑन द स्पॉट से, ग्राउंड जीरो से, ये किस तरह का शोर है? मैं आपको बता दूं ये जो आज यात्री की बेस के बाद इन यात्रियों में जोश है, क्योंकि हमारा यात्रा पर जो भी आते हैं उन लोगों को कहीं एक चीज बड़ी साफ जो है आपको बता दूं कि रहती है कि वो बाबा भोले के दर्शनों के लिए जाएंगे और खासतौर पे कभी बंदोबस्त जो है वो सुरक्षा के यहाँ पर किए गए हैं। लगभग 40 से 45 हजार ठीक है अजय, आप हमारे साथ 40 से 45 हजार जो सैनिक हैं, चाहे वो जी, तो फोन हटा सकते हैं। दीपक जी, आपको बता दूं कि ये जो मेरे साथ श्रद्धालु हैं यहाँ पर, ये सुबह यहाँ से यात्रा जो है यहाँ से सुबह निकलने के लिए इन यात्रियों को यहाँ लाया जाता है और ये आपको बता दूं ये सारे यात्री यहाँ पर जब पहुंचते हैं उनको पंजीकरण यहाँ पे उनका हुआ है, मगर यहाँ पर आने बेस कैंप जम्मू में पहुंचने के बाद इन यात्रियों को जो है यहाँ पर बसेस की टिकट्स लेनी होती है और वो बसेस रहती हैं जो यहाँ से फिर कॉन्वॉय के बीच में कड़ी सुरक्षा के बीच में आगे निकलती हैं, जो बालटाल और पहलगाम के लिए निकलती हैं। मगर ये जो बस थी, ये बस जो है बिना उस कॉन्वॉय के निकली है और इस वजह से ये अटैक में आई है। अब जो जानकारियां मिल रही हैं, पूरे हाईवे पर जो है वो किसी भी मूवमेंट को बंद कर दिया गया है इसकी वजह से, क्योंकि लगातार जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद आतंकी अभी क्योंकि वहां पर हो सकते हैं और कई नुकसान वो पहुंचाएं, इसके एहतियातन जो है इसलिए यात्रा को रोका गया है। क्योंकि रात भर कई श्रद्धालु ऐसे रहते हैं वो जो कॉन्वॉय के बिना चलते हैं, तो
और कोई ज्यादा नुकसान आतंकी ना करें, ये एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा अब सुबह यहां से यात्रा बालटाल या पहलगाम के लिए निकलेगी, ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि इसका अभी वो कॉल जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हैं वो कॉल लेंगे कि हाईवे पर जो हमला हुआ उसके बाद क्या आतंकी वो जो है न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं या फिर आतंकी कोई और नुकसान कर सकते हैं। दीपक जी, मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं, आप कहाँ से हैं? आपको पता चला ये हमला हुआ है? जी सर, मैं इंदौर से आया हूँ और आज ही पहुंचा हूँ यहाँ पर। आपको पता चला ये हमला हुआ है? जी, मुझे पता चला कि अभी जस्ट घर से फोन आया, न्यूज में उन लोगों ने देखा तो मुझे पता चला कि हमला हुआ है। 6 लोगों का बताया गया न्यूज में। अब आप बताइए, यहाँ कल सुबह अगर यात्रा जाती है, आपको लगता है कि आप यात्रा में जाएंगे सुरक्षित? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमारे साथ है बाबा, हमारे साथ है। जी दीपक जी, आपको बता दूं कि ये जो श्रद्धालु हैं, इनमें आस्था की कमी नहीं है। इनका कहना है कि सुरक्षा बल इनके साथ हैं, सेना इनके साथ है और बाबा बर्फानी इनके साथ है। मगर ये जो हमला जो हुआ है, आपको फिर बताना चाहूंगा, जो हमला हुआ है कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी एक गलती मानी जा रही है, क्योंकि ये बस अकेली जा रही थी। आपको बताऊं, जो यहाँ पे एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया था। यहां से जब यात्रा निकलती है, लगभग जब से यात्रा शुरू हुई है, लगभग 3000 श्रद्धालु जो हैं, बाबा के भक्त जो हैं, यहां से निकलते हैं। उसके लिए आपको बता दूं, कॉन्वॉय जो होती है, बसेस जो होती हैं, उनके आगे एक जो है क्यूआरटी चलती है, जिसमें सीआरपीएफ की कॉन्वॉय में जो है तैनाती रहती है, हथियारबंद लोग रहते हैं। उसके अलावा यात्री बसेस के बीच में जो है आपको बता दूं कि जो सुरक्षा बलों के लोग रहते हैं, जो पूरे यात्रा को जो है वो चलाते हैं। अगर इस तरफ में कैमरामैन से कहूंगा, अगर बताएं, वो कोशिश कर सके बताने की, तो इस बेस कैंप के ठीक बाहर भी कड़ी सुरक्षा जो है वो लगाई गई है, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई भी हरकत अगर कोई करने की कोशिश करे, उससे निपटा जा सके। इसी तरह से ये पूरे एक टेल और ओपनिंग रहती है। ठीक है अजय, आप कोशिश करें कि आप अगर अपना ईपी लगा लें। मुझे पता है कि किस अर्जेंसी में आप भाग रहे हैं और किस अर्जेंसी में आप दे रहे हैं हमको ये लाइव। हमारे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ है। रवि, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ये जगह कौन सी थी, क्या हुआ ग्राउंड जीरो पर और किस तरह की बातें निकलकर अभी तक सामने आई हैं? क्योंकि बड़ी इसमें चूक ये दिखाई दे रही है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जो एसओपीज होते हैं, इस बस ने उसका पालन नहीं किया और शायद ये बस अमरनाथ श्राइन बोर्ड में भी रजिस्टर नहीं थी। क्या जानकारी है आप तक? देखिए दीपक जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रोसीजर क्या होता है अमरनाथ यात्रा का। 2 रास्ते हैं जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए खुले जाते हैं। एक रास्ता बालटाल वाला है, जहां पर यह वारदात हुई है, और दूसरा रास्ता पहलगाम वाला है। बालटाल से यात्रा शुरू होती है, पैदल यात्रा, और यहां पर इससे आगे कोई गाड़ी नहीं जा सकती है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि वहां पर जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है, यानी बालटाल से, इसके आगे सीआरपीएफ, जेएनके पुलिस और इसके अलावा जो इंडियन मिलिट्री है, इनका 3 लेयर का एक सुरक्षा चक्र होता है। और सुरक्षा चक्र के बीच में जो तमाम यात्री हैं, ये अमरनाथ की गुफा तक पहुंचते हैं और वहां पर यह वारदात नहीं अंजाम दी गई है। तो पहली बात तो यह कही जाएगी कि सुरक्षा बलों का इसमें फेलियर नहीं कहा जाएगा। जहां पर यात्रियों को सुरक्षा दी जाती है, वहां पर यह वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। बालटाल से पहले कुछ लोग जम्मू से आते हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंटली जाते हैं। वहां पर यह इसी तरह की एक प्राइवेट बस थी, जिसे कि जो टूरिस्ट के लोग होते हैं, टॉप टूर ऑपरेटर्स होते हैं, वो अपने साथ लेकर जाते हैं, कुछ यात्रियों को लेकर जाते हैं। ये उस तरह की बस थी। यात्रा का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब यात्रा पूरी करने के बाद लोग अमरनाथ गुफा से वापस आते हैं बालटाल में, तो वहां पर बाकायदा गिनती करके बसों के अंदर बैठाया जाता है। उन बसों में जो कि श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड होती हैं, और ये जितने भी सुरक्षा बल मैंने आपको बताया, ये तीनों सुरक्षा बल श्राइन बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, खासतौर पर इस यात्रा के दौरान। तो उन बस में जब लोगों को बैठाया जाता है, बाकायदा 4 से 6 बसों का एक कॉन्वॉय बनाया जाता है, और उसके आगे और पीछे सुरक्षा जो बल है उनकी गाड़ियां भी चलती हैं, जो कि इस पूरे कॉन्वॉय को सुरक्षा देती हैं। इस मामले में जो सबसे बड़ी चूक हुई है टूर ऑपरेटर्स से, वो माना जा रहा है वो यही थी कि उन्होंने शाम के वक्त देर शाम को अकेले वहां से बालटाल से निकलने की जो है कोशिश की, और जो कि उन्हें भारी पड़ गई। दरअसल जब एक से ज्यादा बसें होती हैं और उनके साथ में सुरक्षा कर्मी चल रहे होते हैं, तो सुरक्षा बनी रहती है और इस तरह की वारदात का खतरा बेहद कम हो जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। जैसा कि आपने कहा, जो स्टैंडर्ड जो तरीके हैं काम को इसको अंजाम देने के, उनको नहीं अपनाया गया, सुरक्षा के नियमों को ध्यान नहीं रखा गया, और इस बड़ी वारदात को आतंकी अंजाम देने में कामयाब हो गए। जहां तक की बात है पहलगाम के इलाके की, ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है और आतंकी गतिविधियां यहां पर
काफी जो है पहले भी देखी जाती रही हैं। लिहाजा अकेले अगर ये बस ना होती और उसके साथ में सुरक्षा होती तो शायद इस वारदात को अंजाम दे पाना करीब करीब नामुमकिन होता। दीपक जी। ठीक है रवींद्र, मैं आपके पास फिर से आऊंगा क्योंकि आप पूरे उस रूट को जानते हैं और मेरे ख्याल से आपने शायद एक बार अमरनाथ यात्रा की भी है। हम सीधे चलते हैं अजय जांडियाल के पास जो इस वक्त बेस कैंप के अंदर मौजूद है। अजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वहां पर अब सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से बढ़ा दिया गया है। लेकिन हम आपको पहले बताते हैं कि ये हम अनंतनाग अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है और अभी खबर आ रही है कि एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की पूरी जानकारी दी है। एनएसए डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जो सीधे कश्मीर पर नजर रखते हैं, वो साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और राकेश कुमार सिंह हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या जानकारी दी है प्रधानमंत्री जी को एनएसए ने और उन तक क्या जानकारी पहुंची है? गेट इधर चलो ना, गेट दिखाना है मुझे। एनएसए अजीत डोभाल ने पूरे हालात के बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है कि आखिरकार ये कब घटना हुई और इसमें कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं और सिलसिलेवार पूरी जानकारी दी है। और साथ ही ये भी जानकारी दी है कि सुरक्षा बलों को क्या निर्देश दिए जा रहे हैं और इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक जारी है। इस बाबत पूरी डिटेल उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया है कि जम्मू कश्मीर से पूरी डिटेल रिपोर्ट इस बारे में तलब की गई है। लेकिन जहां तक बात है दीपक जी की, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो बैठक चल रही है उसमें गृह मंत्रालय, आईबी से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ रक्षा मंत्रालय के आला अधिकारी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। क्योंकि जिस तरह से सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब स्पेसिफिक इनपुट था कि 8 से 13 के बीच जुलाई के बीच आतंकी बड़े हमला कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आतंकी अपने मंसूबों में कैसे सफल हुए। ठीक है राकेश, जानकारी हमें यह भी आ रही है जो एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका इन यात्रियों ने वो नहीं किया था, शायद इसी के चलते ये वारदात हुई। सीधे अजय के पास चलते हैं। अजय, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में सुरक्षा किस तरह से बढ़ा दी गई है और हम तस्वीरें देख ही रहे हैं अस्पताल की। दीपक जी, आपको बता दूं कि इस हमले के बाद जो है जम्मू बेस कैंप की बात करें, जहां पर पहले से ही बहुत कड़ी सुरक्षा रखी गई थी, वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती आपको देख सकते हैं। ये बेस कैंप के बाहर का नजारा है और आप देख सकते हैं यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जो है 24 घंटों का पहरा रहता है। हथियारबंद सुरक्षा बलों के जो लोग हैं यहां पर रहते हैं और मकसद बड़ा साफ है। आपको बता दूं यहां पहले से जो आशंका जताई जा रही थी कि आतंकी जो है यात्रा को अटैक कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया था। ये ठीक अंदर का इलाका है, यहां जो मेन गेट है, आपको बताऊं इस गेट को जो है वो बंद कर दिया जाता है क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा होता है, हालांकि ये गेट जो है पूरा दिन बंद रहता है मगर रात के समय इस गेट को नहीं खोला जाता है। सिर्फ वही पंजीकृत यात्री जो है यहां जो पहुंचते हैं उन्हीं को इस परिसर के अंदर जो है वो एलो किया जाता है, जिनका पंजीकरण कल के लिए यानी कि नेक्स्ट डे जाने के लिए होता है। यहीं पर जो है आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों की तैनाती इस तरह से की जाती है। लगभग जैसे आज की बात करूं तो आज जो सुबह यात्रा गई थी उसमें लगभग 70 से 75 गाड़ियां थी, जिसमें छोटी गाड़ियां और बड़ी बसेस रहती हैं। इन सभी गाड़ियों के साथ जो है कॉन्वॉय के जो रहती है उसमें सीआरपीएफ का पहरा रहता है, जम्मू कश्मीर पुलिस का पहरा रहता है। जो आगे सबसे गाड़ी जाती है उसमें सुरक्षा बलों के लोग रहते हैं, जिनमें कमांडोज तक रहते हैं सीआरपीएफ के, ताकि किसी भी तरह से अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बने तो वो उससे निपटे। और इसके अलावा जो क्यूआरटीज हैं, क्यूएटीज हैं सीआरपी की आर्मी की और अलग अलग फोर्सेज की, वो रखी जाती हैं हाईवे पे। यात्रा से ठीक 2 किलोमीटर आगे तक क्यूआरटी चलती है जो ये देखती है कि यात्रा रूट पर किसी तरह का कोई भी संदिग्ध नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं लगभग 40 से 45 हजार जो अर्धसैनिक बल हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, सेना के लोग हैं, उनकी तैनाती पूरे हाईवे पे रहती है। लगभग 100 से 50 मीटर की दूरी जो है इनकी रहती है। और ये आपको बता दूं लगभग 3 से 4 गाड़ियां सुरक्षा बलों की दीपक जी रहती हैं इस पूरी कॉन्वॉय में, जो 70 से 75 गाड़ियों को सुरक्षा देती हैं और उसी एसओपी के तहत वो चलती हैं। उनको कहां रुकना है चाय के लिए, उनको कहां डिनर के लिए या लंच के लिए रुकना है, ये पहले से तय होता है ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। मगर ये जी अजय, मैं आपके पास आऊंगा ये जानने के लिए कि एसओपी का कहां पर उल्लंघन किया इन तमाम लोगों ने, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं।
इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे देश के लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए। हमें हमेशा गौरव रहा है कश्मीर के अवाम पर के चाहे वो नारे अलग अलग कभी भी दें, लेकिन कभी भी वो यात्रियों पर इस तरह का हमला नहीं करते थे। बल्कि मैंने देखा है कि जब भी यात्री यात्रा करने के बाद वापस आते हैं देश में, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से के हों, और लोगों की बहुत तारीफ करते हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं, वहां के लोग उनका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन आज ये आतंकवादियों ने यात्रियों पर हमला करके कश्मीर का नाम भी बदनाम किया, कश्मीरियत को भी बदनाम किया और कश्मीर के लोगों को भी बदनाम किया। और मैं नहीं समझता कि कश्मीर का कोई भी बच्चा, कोई भी औरत, मर्द आतंकवादियों के इस हमले को अच्छा समझता होगा। सभी इसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल, वाकई इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। जितने भी कड़े शब्द हो उतने कम है। गुलाम नबी आजाद जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सही बात कही कि अगर वाकई अमरनाथ यात्रियों को देखा जाए तो अमरनाथ यात्रियों की सेवा करने वाले जितने भी लोग होते हैं, रास्ते में दुकानें, बाकी चीजें, लॉजिस्टिक सपोर्ट, वो सब कश्मीरी लोग करते हैं, मुस्लिम लोग करते हैं। और अमरनाथ यात्रा को वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द की एक बड़ी मिसाल माना जाता है। इसलिए भी माना जाता है क्योंकि एक तरह से वहां पर टूरिज्म होता है और लोगों की अर्निंग इस यात्रा के चलते होती है। इसीलिए आज तक कभी मेरे ख्याल से अमरनाथ यात्रा पर हमला नहीं किया गया, पहली बार हमला किया गया है। अभी तक जानकारी मिली है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका उस बस ने उसको फॉलो नहीं किया था। शायद अभी तक ये जानकारी पुख्ता नहीं हुई है और इसी के चलते इतनी बड़ी वारदात